हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल 1 जुलाई 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी इस एडिटोरियल के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज अगर एडिटोरियल देखा जाए, 4 ही एडिटोरियल छपे हैं, जिसमें कि आज मैं 2 एडिटोरियल को जो है आपके सामने लाने वाला हूँ। सबसे पहला है अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटेन। ठीक है, एक नई चैप्टर जो है इंडिया अफ्रीका की टाइज के लिखा जा रहा है। तो ये इसमें क्या है, इसमें देखिए एक वीआईएफ की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया है कि जो अफ्रीका है उसके साथ हमारी रिलेशन जो है किस लेवल तक जा रही है। अफ्रीका के साथ रिलेशन जो है वो किस लेवल तक जा रही है, और इसमें और क्या क्या हमें जो है आगे स्टेप्स लेना चाहिए, और क्या क्या जो है अदर कंट्रीज कर रही है उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो ये एक स्लो रियलाइजेशन कंट्री माना जाता है, जिसकी लगभग 17% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है आज के टाइम पे, और 2025 में ये 25% तक पहुंच जाएगी, अगर जो स्टडी कहती है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल प्लेयर है, जो कि किस अभी भी इसकी लिंक जो है कितनी अच्छी तरह से वो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम पास्ट 15 ईयर की बात करें, स्पेशली जब हम 2014 से अगर स्टार्ट करें, तो यहाँ पे जो इंडिया और अफ्रीका की जो रिलेशंस है वो अलग ही लेवल पे बढ़ा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ा है। और उसके साथ एक 20 मेंबर अफ्रीकन एक्सपर्ट ग्रुप जो है स्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा, विवेकानंद इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन के द्वारा, जो अभी इसने प्रेजेंट किया है एक रिपोर्ट को, वीआईएफ रिपोर्ट को, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन रिपोर्ट पब्लिश किया है इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप को लेके, जिसमें इसके अचीवमेंट की बात की गई है, चैलेंजेस की बात की गई है, और रोड मैप की बात की गई है कि आगे किस तरह से काम होना चाहिए 2020 से 23 से। तो उस बारे में जो है इसमें बताया गया है। अगर अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीका की जो ट्रांजिशन है, किस तरह से अफ्रीका जो है चेंज हो रहा है, अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले तो अफ्रीका की जो डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल फॉर्म है, उसको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से एग्जामिन करने की जरूरत पड़ी है अभी। अगर इसकी बात की जाए, अगर इसके इम्पैक्ट को जोड़ दिया जाए, जो इसके इम्पैक्ट यानी कि पेंडेमिक को, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसके जियो पॉलिटिक्स को, इनके इमर्जिंग कॉन्टिनेंट को, जिससे कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है अपने आप में। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है रीजनल इंटीग्रेशन की बात की जाती है, लेकिन ये इंटीग्रेशन कैसी है, स्लोली चल रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारी फैक्टर इसमें काम करती है। इसमें डेमोक्रेसी तो चल रही है, पीस भी चल रही है, प्रोग्रेस भी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इथोपिया, सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ कहीं ना कहीं एथनिक क्राइसिस जो है, एथनिक वायलेंस जो है, और जो टेररिज्म है वो कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम के इसके ग्रोथ के लिए। अगर हम बात की जाए, इनमें सुपर इम्पोज इन दिस लैंडस्केप इस शार्प एंड कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, जैसे आपके अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और भी बहुत सारे, चाइना हो गया, सॉरी अफ्रीका कह रहा हूँ, रसिया हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, टर्की हो गए, यूएई हो गए। इनमें कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, इनमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये लोग चाहते हैं कि अफ्रीका का मार्केट किसी तरह से एक्सेस करने को मिल जाए, इनकी जो एनर्जी है उनकी एक्सेस मिल जाए, उनकी जो मिनरल सिक्योरिटी है उनकी एक्सेस मिले, और इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को जिससे ये बढ़ा सके। अगर चाइना की बात करें, चाइना तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। ठीक है, ये अपनी पॉलिसी लेके चलता है। अगर 2000 से लेके बात करें, तो इसने कहीं ना कहीं अफ्रीका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया है। अगर चाइनीज की बात करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में माहिर है, तो ये क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है, जिससे कि अफ्रीका की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, चाहे वो मनी के पावर में, मटेरियल के पावर में हो, या डिप्लोमेटिक पुश के मामले में हो, चाइना का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम 2007 से बात करें, जो चाइनीज लीडर की अगर विजिट की बात करें, तो 123 बार इन्होंने कॉन्टिनेंट में विजिट कर चुके हैं। चाइनीज, सिर्फ चाइना का अफ्रीका में जाना 123 बार है। अगर अफ्रीका से चाइना में जो लोग एडवाइजरी आए हैं, जो लीडर्स आए हैं, वो 251 टाइम्स जो है, 251 अफ्रीकन लीडर जो है वो विजिट कर चुके हैं चाइना में। ठीक है, अगर वीआईएफ रिपोर्ट की बात करें, तो इंडिया जो है एक सब्सटेंशियल
पार्टनरशिप है अफ्रीका के साथ, जो कि एक रिच फंड जो है और जो गुडविल है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जरूरी है कि इंडिया जो है वो क्या करे, न्यू दिल्ली और जो अफ्रीका की जो पॉलिसी है उसको बार बार क्या करे, पीरियोडिकली उसको रिव्यू करते जाए और क्या क्या चेंजेस होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, उसकी फोकस करे कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेशन किया जाए। अगर हम इसके रिकमेंडेशन की बात करें, ये क्या कहता है, क्या रिकमेंडेड करता है कि सेंट्रल पार्ट होना चाहिए रोड मैप ऑफ 2030 की। नियरली 60 पॉलिसीज को इसने रिकमेंडेड किया है, जिससे कि इनके इंडिया अफ्रीका की जो पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा डीप किया जा सकता है और ज्यादा डाइवर्स किया जा सकता है। इसने 4 एरिया को कवर किया है। सबसे पहले एरिया की बात करें तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथ करने की बात की जा रही है और कब कब पीरियोडिकली इसको पीरियोडिक लीडर समिट में इसको बात की जा रही है। अगर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की बात की जाए, इस माध्यम से कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ करने की बात की जा रही है, जो लास्ट समिट हुआ था कब, 2015 में। ठीक है, एक नई एनुअल स्ट्रेटेजी डायलॉग की जरूरत है यहाँ पे बिटवीन द चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन और इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर के बीच में, जो लॉन्च किया गया है, अभी लॉन्च भी किया गया है 2023 में। क्या नई एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो लॉन्च किया गया कब, 2023 में, किसके बीच में, जो अफ्रीका यूनियन के चेयरमैन और एक्सटर्नल अफ्रीका इंडियन एक्सटर्नल अफ्रीकन अफेयर्स मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, और दूसरी रिकमेंडेशन जो रिलेटेड है वो किसके बीच में किया गया है, G20 के बीच में किया गया है। और साथ में ये कहा गया है कि G20 में इनकी जो अफ्रीकन यूनियन है उसकी एंट्री मिले और फुल मेंबरशिप इनको कहीं ना कहीं मिले। ठीक है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिसेंटली कम्युनिकेशन किया है G20 लीडर से कि इस तरह के प्रपोजल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। और एक्सपर्ट ग्रुप का क्या सजेशन है, एक्सपर्ट ग्रुप ने भी सजेस्ट दिया है कि मिनिस्टर अफेयर जो है, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर जो है, उनको सेक्रेटरी को पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली चार्ज ऑफ अफ्रीकन अफेयर इनहेंस किया जा रहा है, जिससे कि वो इम्प्लीकेशन कर सके और इम्पैक्ट कर सकते हैं अफ्रीकन की पॉलिसीज को। दूसरी जो इसमें बात की जा रही है वो है डिफेंस और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की। गवर्नमेंट को यहाँ कहीं ना कहीं जरूरत है अपनी डिफेंस की जो अटैचमेंट है, डिफेंस जो है अटैच्ड है, उसको कहीं ना कहीं अफ्रीका में डिप्लॉय करने की, उसमें एक्सपेंड करना चाहिए हमें डिफेंस इशूज से रिलेटेड डायलॉग्स को और कहीं ना कहीं मेरीटाइम कोलेबोरेशन को, और एक्सपेंड करना चाहिए लाइन ऑफ क्रेडिट को, जिससे कि अफ्रीका की एक्सपोर्ट में जो है डिफेंस एक्सपोर्ट में फैसिलिटेट हो पाए। अगर बात की जाए, अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट इनहेंस द कॉर्पोरेशन, अगर हम लोग डिफेंस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे स्लॉट्स को, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन होगा वो इंक्रीज होगा, जिससे कि काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी की रिलेशन जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकता है। तीसरी अगर बात की जाए, यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया अफ्रीका का है वो उनका जो ट्रेड है वो $98 बिलियन तक पहुंच चुका है। कब तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक, जो कि इंकरेजिंग करता है किसको, डेवलपमेंट को। ठीक है, ये फिगर क्या है, फाइनेंशियल क्या करता है, ये आपके अफ्रीकन की ग्रोथ फंड को कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। अगर हम एक स्पेशल पैकेज की बात करें, स्पेशल पैकेज ऑफ मेजरमेंट क्या करता है, ये इंप्रूव करता है इनके प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को और बिल्ड करता है हमारे कॉर्पोरेशन को, जिससे कि शिपिंग डोमेन जो है वो सही हो सके। एक स्पेशल फोकस जो दिया जा रहा है वो प्रमोशन ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन और डीपिंग साइंस टेक्नोलॉजी को दिया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे जो डिविडेंड हो, रिच डिविडेंड हो, और वहाँ पे कॉर्पोरेशन क्या हो, एक अलग ही लेवल पे पहुंचे। अगर हम बात करें चौथे रिकमेंडेशन की, तो यहाँ पे चौथा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है सोशल कल्चरल कॉर्पोरेशन के बारे में, जिससे कि इनकी जो इंटरेक्शन है वो, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, थिंक टैंक हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया के साथ क्या होगा, इंडिया और अफ्रीका की जो इंटरेक्शन है वो क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज को भी सेटिंग करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे कि जो कि एक राइट स्टेप होगा इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के लिए, जिससे कि स्कॉलरशिप अवार्ड हो किसको, अफ्रीकन को, और साथ ही साथ जो फेमस अफ्रीकन फिगर्स है उनको कहीं ना कहीं ये अवार्ड जो है, स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाए। वीजा मेजरमेंट्स की बात की गई है, वीजा भी यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि जो अफ्रीकन स्टूडेंट इंडिया में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनको कहीं ना कहीं लिबरलाइज होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, जिससे कि वो यहाँ पे आके हायर स्टडी को गेन कर सकें। दे शुड बी ऑल्सो गिवन वर्क वीजा फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए उनको वर्क वीजा भी मिलना चाहिए, इस बात की भी बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि
कि रोड मैप होना चाहिए 2023 के एक अच्छी सजेशन स्पेशल मैकेनिज्म के तौर जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और सिक्योरिटी होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, किसके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी के थ्रू, जिससे कि एक टीम वर्क की तरह ये काम कर सके और अफ्रीका के और इंडिया के रिलेशन को और बेटर बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो आर्टिकल है आपका, द गवर्नर मूव इज डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बताया जा रहा है, जो गवर्नर है तमिलनाडु के आर.एन. रवि जी, उन्होंने क्या किया, जो वी सेंथिल वाला जी है, उन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उनको क्या किया, अपने पद से क्या किया, डिसमिस कर दिया था। और उसके बाद फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इसको बैक ले लिया, मतलब जो इन्होंने डिसमिस किया था उसको कहीं ना कहीं क्या किया, उसको बैक ऑर्डर को बैक कर ले लिया, एवेंस कर लिया। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर विवाद चल रहा है कि क्या उन्होंने जो ये स्टेप्स लिए, क्या वो सही है, क्या उनको सबसे पहले मिनिस्टर की राय नहीं लेनी चाहिए थी, मिनिस्टर से पूछना नहीं चाहिए था, जो इनके पीएम है, सॉरी सीएम है, सीएम से पता नहीं करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से। क्योंकि अगर कोई भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हो, तो वो किसके बिहेव पे करते हो, आप करते हो आपके जो चीफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे। तो यहाँ पे वही चीज बात बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है क्या करना चाहिए था, आपको ऐसा कदम स्टेप उतारना चाहिए था, स्टेप लेना चाहिए था। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले इन्होंने डिसमिस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उसको फिर वापस ले लिया। ये क्यों किया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल बालाजी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे तो इनकी जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, यानी कि जो इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकता, तो ये एडवर्स इम्पैक्ट पहुंचाएंगे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ पे, और जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की जो है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया था, डिसमिस कर दिया था उन मिनिस्टर्स को। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, अपने ऑर्डर को वापस ले लिया और रिस्टोर कर दिया। जो अनप्रेसिडेंट या डिलिबरेटरी प्रोएक्टिव एक्ट जो डिसमिस कर लिया गया था, वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर बात की जाए जो गवर्नमेंट है, अभी मिनिस्टर है जिनको डिसमिस किया गया था, वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो स्टेट में लेजिस्लेचर में है। और तो बिना आप चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के आप इस तरह के डेंजरस स्टेप कैसे ले सकते हो, इस बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को की गलती मानी जाएगी। अगर गवर्नर की बात की जाए, इनके पास अलाउ है कि ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पावर को, कि किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं विदाउट नॉलेज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कोलैप्स्ड। तब क्या हो जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है, अगर इस तरह की गवर्नर अगर स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, अगर हम पहली बात करें तो एग्जामिन अगर पहला ये किया जाए कि जो गवर्नर है वो पावर है कि डिसमिस करने की एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को बिना एडवाइस के, किसके, चीफ मिनिस्टर के। लेकिन अगर बात की जाए आर्टिकल 164 की कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें बताया गया है जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड होते हैं किससे, गवर्नर के, बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी रीजन के। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट करते हो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के, तो वहां पे ओनली ऑन एडवाइस ऑफ किसके, चीफ मिनिस्टर के, ओनली ऑन एडवाइस, यानी सिर्फ और सिर्फ किसकी एडवाइस लेनी होगी आपको, चीफ मिनिस्टर की। जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं इंप्लाइज करता है गवर्नर को कि कैन नॉट अपॉइंटेड इंडिविजुअल मिनिस्टर अकॉर्डिंग हिज डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो अपनी मर्जी से किसी भी बंदे को मिनिस्टर नहीं बना सकता, वो क्या कर सकता है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ही बिहाफ पे बना सकता है। अगर लॉजिकली देखा जाए, गवर्नर एक मिनिस्टर को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, किस बिहाफ पे, भैया जो आपके चीफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस के बिहाफ पे उसको डिसमिस कर सकता है। तो रीजन यहाँ पे क्या सिंपल है, बिल्कुल ही बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के पास ये रीजनल डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को चूज कर सकता है। ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर के पास अपनी पावर है कि वो अपनी मिनिस्टर को चूज कर सकता है, और उसी के पास डिसाइड है कि वो इनके साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना चाहिए तो वो रखेगा, नहीं रखना चाहिए तो नहीं रखेगा। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन किसके पास है, ये चीफ मिनिस्टर के पास है, जिसका आंसरेबल सिर्फ हु इज अल्टीमेटली, जो आंसरेबल है किसको है, सिर्फ लोगों को है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नॉट ट्रांसफर द डिस्क्रिशनरी चीफ मिनिस्टर टू गवर्नर, ये चीफ मिनिस्टर से, कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये नहीं कहता कि आप चीफ मिनिस्टर की पावर को गवर्नर जो है इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ इस चीज के ऊपर बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या
कभी भी डिस्क्रिशनरी चीज़ों को चीफ मिनिस्टर के पास जो पावर है उसको गवर्नर के पास ट्रांसफर नहीं करता है कि गवर्नर अपनी मर्जी से चाहे तो किसी को भी हटा दे, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो ही हटाएगा। तो ये पॉइंट क्या करता है कि एब्सोल्युटली क्लियर करता है हमें कि गवर्नर कहीं ना कहीं जो पावर है उस गवर्नर की जो पावर है वो कहाँ से आती है, आपकी गवर्नर इंडिया एक्ट 1935 से आती है, जो जिसमें सेक्शन 51A जो कहता है कि गवर्नर जो है वो चूज कर सकता है, समन कर सकता है अपने आप से, लेकिन सेल बी स्वन मेंबर ऑफ काउंसिल सेल बी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, यानी कि जो भी मिनिस्टर को वो चूज करेगा या समन करेगा उन वो जो है इनको शपथ दिलाएगा और साथ ही साथ ये अपनी ऑफिस को होल्ड करेंगे किसके प्लेजर पे, आपके गवर्नर के प्लेजर पे। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्लियर करता है कि मिनिस्टर जो है वो कौन चूज करेगा, गवर्नर चूज करेगा। सो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, तो गवर्नर अगर चूज कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी ऑफिस गवर्नर के प्लेजर पे ही होल्ड कर रहे हैं। अगर सब सेक्शन इसके 5 की बात की जाए, 51 सब सेक्शन 5 की बात की जाए तो ये क्या कहता है, जो फंक्शन है गवर्नर का इस सेक्शन में क्या बताता है, जो चूज किया जाता है या समन किया जाता है या डिसमिसल किया जाता है किसी भी मिनिस्टर को, रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ देयर सैलरी शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम और हिज डिस्क्रिशनरी। जो गवर्नर है वो अपने हिसाब से इनकी सैलरी को कम कर सकता है, इनको बढ़ा सकता है, या इनको समन कर सकता है, या इनको डिसमिस कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये दो सेक्शन से हमें क्या पता लगता है, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट से ये दो चीज तो क्लियर होती है। 51A 51(3) जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो मिनिस्टर है उनको चूज करने की पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, और दूसरा और उनको डिसमिस करने का भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए, द गवर्नर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी, लेकिन पूरी तरह से क्या था, कॉलोनियल रूल्स के टाइम पे ही डिस्क्रिएशन था, जिसको कि वो एक मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं और उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, यानी कि हायर फायर का अप्रोच भी यहाँ पे कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु गवर्नमेंट की ये जो एक्शंस है वो क्या बताती है हमें, थिंक दैट गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेम पावर रखता है जो कि आपके प्रेसिडेंट रखते थे या रॉयल साइन मैनुअल रखते थे उस टाइम के आपके जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, अगर हम मिनिस्टर की बात करें वो अपनी होल्ड करते हैं ऑफिस को किसके प्लीजर से, गवर्नर के प्लीजर से, किसमें, आर्टिकल 164 में। ठीक है, जो कि ज्यादा माइट हैव गिवन हिम सच इंप्रेशन। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है गवर्नर के अंदर में एक मियरली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन के रह गया है, मतलब इसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं रहेगी। उस टाइम की पावर और ज्यादा ही कुछ था, लेकिन अब जो है एक मियरली हेड बन के रह गया है, ओनली एड एडवाइस पे काम करेगा किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर है, उनके ही एड एंड एडवाइस पे ही अब जो है गवर्नर काम करेगा। ठीक है, अगर BM अम्बेडकर की बात करें, उन्होंने भी कहीं इस चीज को बताया कि देयर इज नो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है जिसमें गवर्नर जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो मिनिस्टर को चूज किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, वो लॉन्गर नहीं है विद इन इज डिस्क्रिशनरी, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं है उनके पूरी तरह से। इट इज द चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं और उनकी रिकमेंडेशन पे इनको रिमूव भी किया जा सकता है। ये जो है बात करता है किसके, प्लीजर डॉक्ट्राइन की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ये एक फॉर्मल एक्ट है जो इशू करता है ऑर्डर को डिसमिसल करने को, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा अगर कोई डिसमिस किया जाता है, बट किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही किया जाएगा। क्योंकि जो गवर्नर है वो क्या होता है, अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, एक गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। देयरफॉर इट इज गवर्नर हु डिसमिस देम, तो इसीलिए गवर्नर क्या कर सकता है, उसको डिसमिस भी कर सकता है। अगर प्लीजर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, प्लीजर ऑफ गवर्नर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सो फार मिनिस्टर इज नॉट सेम, मिनिस्टर जो है वो सेम नहीं है जिस तरह की कॉलोनियल गवर्नमेंट गवर्नर में थे। ये नोट करने की बात है कि जो एक्ट है 1935 का वो रिप्रोड्यूस करता है कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। जो सेक्शन 51 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, वो गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है जिससे कि वो मिनिस्टर को क्या कर सके, चूज कर सके। लेकिन आर्टिकल 164 क्या देता है, बताता है कि चूज कर सकता है, डिसमिसल कर सकता है, डिस्क्रिशन जो है वो ओमिट कर दिया गया, इस चीजों को हटा दिया गया आर्टिकल 164 में। आपसे पूछा जाए चूज, डिसमिसल, डिस्क्रिशनरी, ये जो है आर्टिकल 164 में है, तो ये कहोगे कि नहीं है इस चीज को।
ठीक है, ये सब चीजें कहीं नहीं लिखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पावर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता है गवर्नर को कि वो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को चूज कर सके और उसको डिसमिस कर सके। अगर जुडिशियल क्लैरिफिकेशन की बात करें, जो पोजीशन है गवर्नर का इंडिया की, वो क्या किया है, ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को बहुत बार क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर की पोजीशन क्या है। ठीक है, अपने अलग अलग के केस में, जैसे शमशेर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में बताया कि एक 7 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बताया, डिक्लेयर किया कि जो लॉ है, पावर ऑफ जो गवर्नर की इन रिपब्लिक वर्ड, क्या कहता है, वी डिक्लेयर दैट द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कस्टोडियन ऑफ एल एग्जीक्यूटिव एंड अदर पावर वेरियस आर्टिकल्स शैल बी वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पावर ओनली अपॉन अकॉर्डिंग ऑफ द एडवाइस देयर मिनिस्टर से फ्यू वेल नॉन एक्सेप्शन सिचुएशन। देखिए क्या बता रहा है कि लॉ जो है, जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर के पास जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, वो क्या है, सिर्फ कस्टोडियन है किसकी, सारी एग्जीक्यूटिव या जो भी दूसरे पावर है जो आर्टिकल्स पे लागू होते हैं, इनका सिर्फ वर्चुअल प्रोविजन है। जो ये प्रोविजन है उसको एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, जब इनके अकॉर्डिंग से अगर कोई मिनिस्टर इनकी बात नहीं मान रहा है या कुछ भी हो रहा है, एक एक्सेप्शन केस पे ही ये अपनी पावर को जो है वो चला सकते हैं। उसी तरह से नबम रेबिया और डिप्टी स्पीकर की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बताया कि शमशेर सिंह के केस को और ज्यादा रिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, वो लिमिटेड है, कब, आर्टिकल 163 सब क्लोज 1 में। इन्होंने क्या बताया, इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया। जो कोर्ट ने ये डिसीजन जो है महावीर प्रसाद शर्मा और प्रताप सिंह राव राणे के केस में इन्होंने क्लेरिफाई किया कि गवर्नर कैन एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 164 इज अनफिटेड मैनर में वो अपनी पावर को नहीं लगा सकता। अगर पूरी तरह से बात की जाए, जो डिसमिसल मिनिस्टर है तमिलनाडु की, वो गवर्नर के द्वारा जो बिना किसी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से लिया गया, वो क्या है, रॉन्ग है। और जो न्यूज़पेपर सजेस्ट करता है कि गवर्नर जो है इसको बैक ले लिया अपने ऑर्डर डिसमिसल और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन एक्चुअली में ये होना ही नहीं चाहिए था। ये कहीं ना कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फेल को दिखाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आर्टिकल समझ में आ गया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।